ये तकदीरों की कशमकश, ख्वाबों के मलबे और दावों के धुएं में लिपटी एक ऐसी लड़ाई थी जिसने तेहरान से हैफा तक हर ईंट को लरजा दिया। 12 दिनों में गिरते मिसाइल, उड़ते जहाज और हिलते बाजार इस बात की गवाही बने कि जब रियासतें एक दूसरे के वजूद को चैलेंज करती हैं तो सिर्फ सरहदें नहीं जलती, मईशतें भी राख बन जाती हैं। इसराइल जो बरसों से खुद को नाकाबिल तस्खीर समझता रहा, ईरान के जवाबी वारों के सामने ऐसा बेबस नजर आया जैसे फौलाद की छाती पे गिरता अंगारा हो। और ईरान जिस पर इक्तसादी पाबंदियां, खुफिया हमले और आलमी तन्हाई की सजाएं बरसों से नाफिज रहीं, वैसी शिद्दत से उठा कि पूरी दुनिया ने देखा। यह सिर्फ तेहरान का गुस्सा नहीं बल्कि एक जख्म खुर्दा कौम की ललकार थी। इन दिनों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ मिसाइलों, शहादतों और धमाकों की दास्तान नहीं बल्कि एक नए आलमी मंजरनामे का पेश खैमा है जिसमें ताकत की तारीफ, दिफा की हिकमत और हमले की कीमत असरे नौ लिखी जा रही है। ये वो जंग थी जिसने फातेह और मफ्तू का फर्क अदाद शुमार में नहीं बल्कि जोग्राफिये, जज्बात और गिरती मईशतों में जाहिर किया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये वो जंग थी जिसने ना सिर्फ मिसाइल बरसाए बल्कि अरबों डॉलर जमीन पर बिखेर दिए। इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग ने जिस तरह खित्ते के सियासी, अस्करी और मुआशी तवाज़ुन को झंझोड़ा, वैसी नज़ीर हालिया तारीख में कमी मिलती है। इसराइल जो अस्करी लिहाज से खुद को खित्ते की सबसे बड़ी ताकत समझता रहा, इस जंग में सिर्फ ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना बल्कि उसे अपनी मईशत की रीढ़ की हड्डी पर ऐसे जख्म सहने पड़े हैं जिनका बोझ बरसों तक महसूस किया जाएगा। ईरान के मिसाइलों ने रात की तारीकियों में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में भी इजरायली तनसीबात को निशाना बनाया और दुनिया ने यह देखा कि कैसे हैफा, अशदोद और दमोना जैसे महफूज समझे जाने वाले मकामात खाक का ढेर बने। 400 से ज़ायद ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के कसीर सतही दिफाई निज़ाम आयरन डॉम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि मालियाती लिहाज से भी खाली कर दिया। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत अगर $50,000 से शुरू होकर $4 मिलियन तक जा पहुंचे तो रोज़ाना की बुनियाद पे इंटरसेप्शन की लागत $200 मिलियन तक हो तो ये सिर्फ एक अस्करी दिफा नहीं बल्कि मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ था। बहुत सारे लोग कहते हैं इसराइल क्यों घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। साबिक इजरायली ब्रिगेडियर जनरल रहीम एमेंज के मुताबिक रोजाना $725 मिलियन की फौजी लागत इसराइल जैसे महदूद रकबे वाले मुल्क के लिए तबाहकुन थी। 12 दिनों में सिर्फ बराह रास्त जंगी अखराजात $8.7 बिलियन तक जा पहुंचे, जिसमें मिसाइल दिफाई निज़ामों की तैनाती, रिजर्व फोर्सेस की मुतहर्रिक साजी और फजाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद के अखराजात शामिल थे। और कुछ नहीं, जो तबाही हुई वो कुछ नहीं, सिर्फ ये अखराजात। सिर्फ पहले 2 दिन के फजाई हमले में जिनमें ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया, उसकी लागत $593 मिलियन बताई गई है। और उसके बावजूद खुफिया रिपोर्ट्स में यह वाजे किया गया कि ईरान की जेर जमीन तंसीबात और सैनिटरी फ्यूजेस बड़े पैमाने पर महफूज रहे। इससे इजरायली अस्करी कयादत के उन दावों पर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि उन्होंने ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। उधर ईरान को भी इस जंग ने शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरानी हुकूमत ने नुकसानात के बाज़ाब्ता इदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए, लेकिन अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक ईरान को पहले ही तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए $500 बिलियन की जरूरत थी और जंग के बाद उसमें कई अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। ईरान में जौहरी साइंसदानों, आला फौजी अफसरान और दीगर हुकूमती अफराद की शहादतें जिनकी तादाद 400 से तजावुज़ कर गई, वो न सिर्फ जज्बाती और कौमी नुकसान है बल्कि ये इन्वेस्टमेंट का ज़िया भी है जो दहाइयों से ईरान के साइंसी और अस्करी निज़ाम में की गई थी। तेहरान, अस्फहान और नतांज में वाक़ न्यूक्लियर साइट्स पे अमरीकी इजरायली हमले अगरचे ज़मीनी ढांचों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब बहुत ज़्यादा नहीं रहे, मगर ईरान ने जौहरी मवाद और तनसीबात के हसास हिस्से जो थे वो पहले ही खुफिया मकामात पे मुंतकिल कर दिए थे और बताया जाता है कि 400 किलोग्राम यूरेनियम महफूज मकाम पे मुंतकिल की गई। हैफा की ऑयल रिफाइनरी पे ईरानी मिसाइल हमला और इसराइल के लिए एक मुआशी सदमा था। उस हमले के बाद इसराइल को यौमिया 85 करोड़ जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़े, जबकि एक मुल्क के सनती इदारे, तवानाई के मराकज़, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर दुश्मन के हमलों से मफलूज हो जाएं तो फिर सिर्फ फौजी कुव्वत का मुजाहिरा काफी नहीं रहता। इसराइल की मईशत जो पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम और अंदरूनी एहतजाजों के सबब दबाव में थी, इस जंग ने उसे नई मुआशी कमजोरियों से रोशनास करवा दिया। एरान इंस्टीट्यूट बराए इक्तसादी पॉलिसी के मुताबिक अगर यह जंग 1 महीने तक जारी रहती तो इसराइल की मईशत पर इसकी लागत $12 बिलियन तक पहुंच सकती थी और यह उसके सालाना बजट के एक बड़े हिस्से को हड़प कर जाता। यह जंग न सिर्फ बमों और मिसाइलों की थी बल्कि बयानियों, टेक्नोलॉजी और मईशत की भी थी।
ईरान ने मिसाइल हमलों के जरिए साबित किया कि वह सिर्फ दिफा नहीं बल्कि हमले की भी मुकम्मल सलाहियत रखता है, और उसका निशाना सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं बल्कि मईशत की रगों पर था। और इसराइल ने अगरचे अपने दिफाई निजाम को दुनिया का सबसे जदीद करार दिया, लेकिन हर इंटरसेप्शन, हर गिरा हुआ मिसाइल और हर दिन का अस्करी खर्च के बता रहा था कि जीतने का दावा करना एक बात है और नताइज बर्दाश्त करना दूसरी। इन 12 दिनों में दोनों मुल्कों ने जिस शिद्दत से एक दूसरे पर हमले किए वो इस बात का इंदिया देते हैं कि अगर ये जंग तूल पकड़ती तो खित्ते की मईशत ही नहीं बल्कि आलमी मंडियों पर भी इसके असरात पड़ने थे। तेल की कीमतें, तजारती रास्तों की बंदिश, सरमायाकारों का एतमाद, सब कुछ दांव के ऊपर था। अब जब जंग के शोले सर्द पड़े, किसी हद तक मुकम्मल नहीं, मैं इसे मुकम्मल नहीं समझता, तो राख में छुपी हकीकतें ये बता रही हैं कि ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक मौशी ज़लज़ला था जिसने ना सिर्फ ईरान और इसराइल को हिलाया बल्कि ईरान का ज्यादा क्या हिला, इसराइल ही पूरा हिल के रह गया। दुनिया को खबरदार कर दिया कि अगर आइंदा कोई ऐसा तसादुम हुआ तो सिर्फ खूनी हथियार नहीं बल्कि मालियाती तबाही भी मुंतज़िर होगी। इस जंग ने साबित किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर तनसीबात, फजाई बमबारी से बढ़कर अब जंगों की नौयत बदल चुकी है। यह बका की जंग से ज्यादा मुआशी बका की जंग भी बन चुकी है और इसमें हर लम्हा कीमत चुकाना पड़ती है, चाहे वो जमीन पर हो या करेंसी के कागज पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट के इख्तितामी जो सेशन से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने एक बार फिर इसराइल और ईरान के माबैन हालिया जंग की नौयत और उसके मुमकिन तसल्लुत पे आलमी तवज्जो मरकूज की। ट्रंप ने ईरान पे अमरीकी हमले को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए एटमी बमों से तशबीह देते हुए कहा कि जैसे उन हमलों ने दूसरी जंग अजीम को खत्म कर दिया था, वैसे ही ईरान पे अमरीकी हमलों ने एक बड़े तसादुम को रोक दिया। और उनके मुताबिक अमेरिका ने यह कार्रवाई जंग रोकने के लिए की और वो पुरुमीद है कि ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग नहीं होगी। लेकिन साथ ही वो ये भी तस्लीम करते हैं कि दोनों फरीक थक जरूर चुके लेकिन खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। कतर में वाक़ अमरीकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पेश की वार्निंग दी और तमाम 14 मिसाइलों को कामयाबी से तबाह कर दिया। और उन्होंने कहा जी हमले से पहले तमाम अफराद को एयरबेस से निकाल लिया गया था, जो कि अमरीकी इंटेलिजेंस और दिफाई तैयारी का सबूत है। नेटो के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने दिफाई अखराजात में इजाफे को एक तारीखी कामयाबी करार दिया और कहा कि यूरोप के किरदार में इजाफे से यूक्रेन को भी फायदा होगा। इन तमाम बयानात से ट्रंप का एक वाज़ेह पैगाम था कि अमरीका अब सिर्फ ताकत के मुजाहरे से जंगें खत्म करने के हक में है, चाहे वो किसी भी खत्ते में हो। लेकिन उस बयानिए के पीछे छुपी तशवीश भी नुमाया थी कि अगरचे जंग वक्ती तौर पर रुकी है लेकिन उसके शोले दोबारा भड़केंगे और इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सारे मंजरनामे के बीच में एक अहम, सबसे अहम बात यह थी कि ईरान की पार्लियामेंट की जानिब से आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन खत्म करने का फैसला सामने आया। यह महज एक अलामती रद्द अमल नहीं है बल्कि ये एक इनकलाबी तब्दीली का पेश खैमा है। जब ईरान अमरीकी और इजरायली बमबारी का सामना कर चुका है और उसे बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहिदों से वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जिसका वादा दहाइयों से किया जाता रहा, तो इस ज़मन के अंदर वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बयान से ये बात वाज़ेह हुई है कि तेहरान अब अपनी जौहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी आलमी इदारे पर इन्हसार करने को तैयार नहीं है बल्कि अपनी हिकमत अमली में असर नौ इनकलाबी तब्दीली ला रहा है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे मुआहिदे उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर वो मुआहिदे महज कागजी हैसियत रखते हैं। और वक्त आ चुका है कि ईरान अपनी बका और जौहरी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ादाना फैसले करे। इस फैसले के बाद ईरान का जौहरी प्रोग्राम मज़ीद खुफिया, मजबूत और मुमकिन तौर पर ज़्यादा जारहाना समत इख्तियार कर सकता है। बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए एक खुली तंबीह है कि अगर इंसाफ की फराहमी और गैर जानिबदारी को यकीनी न बनाया गया तो ईरान जैसे ममालिक खुद अपने कवानीन और तहफ़्फ़ुज़ात का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के जौहरी तवाज़ुन के लिए गहरी तब्दीली है जिसके असरात आने वाले महीनों में आलमी सिफारतकारी माहिदों और सिक्योरिटी ढांचों में दूर रस इर्ताश पैदा कर सकते हैं। ईरान की रियासती खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हालिया 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग के दौरान शहीद होने वाले जो आला फौजी अफसरान और एटमी साइंटिस्ट हैं उनके लिए हफ्ते के रोज़ तेहरान समेत पूरे मुल्क में सरकारी जनाजे मुनक्किद किए जाएंगे। उन जनाजों को कौमी सतह पर एक अजीमुश्शान अलामत के तौर पर पेश किया जा रहा है जो ईरान के बयानिए में इस जंग को महज दिफाई तसादुम नहीं बल्कि अपनी खुद मुख्तारी, अस्करी वकार और साइंसी बरतरी के खिलाफ की गई जारहियत के तौर पर उजागर करता है। और सबसे नुमाया नाम हुसैन सलामी का है जो ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की हैसियत से न सिर्फ अस्करी बल्कि नजरियाती महाज पर भी एक ताकतवर अलामत समझे जाते थे और उनकी शहादत को जंग के पहले ही दिन एक कौमी नुकसान करार दिया गया। उनकी तदफीन जुमेरात को अलहदा तौर पर अंजाम दी जाएगी और ये जनाजे न सिर्फ दाखिली तौर पर ईरानी अवाम के हौसले और मज़ाहमती जज्बे को तकवीयत देने का जरिया बनेंगे बल्कि आलमी सतह पर एक सख्त पैगाम भी तस्वर किए जा रहे हैं कि ईरान अपने शहीदों को सिर्फ दफन नहीं करता बल्कि उनके लहू को अपने बयानी, पॉलिसी और कौमी अज़्म का ईंधन बना देता है। और ऐसे वक्त में जब ईरान आलमी तन्हाई और बैरूनी दबाव का सामना कर रहा है, ये जनाजे उस इज्तमाई बयानिए को जिंदा रखने की कोशिश है जो शहादत को शिकस्त नहीं बल्कि फतह की सीढ़ी समझते हैं। जबकि एक और अहम बात इसमें यह कि इस्माइल कानी जिनकी मौत की अफवाहें और तेहरान में उनकी हालिया मुमकिन मौजूदगी ने मशरिक़ वस्ता की खुफिया जंगों में एक नया मोड़ पैदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद रोज पहले यह दावा किया कि इस्माइल कानी पहला जो इजरायली हमला था उसमें शहीद हो चुके हैं जिसकी बुनियाद एक ईरानी जराए की इत्तला पर रखी गई। लेकिन मंगल को तेहरान में अमेरिका के कतर में मौजूद असासों पर ईरानी मिसाइल हमले की खुशी में मुनक्किदा रैली में इस्माइल कानी की शिरकत की वीडियो सामने आई।
उसके बाद इस खबर की सच्चाई मुश्तबा हो गई। इस्माइल कानी जो जनरल कासिम सुलेमानी के अमरीकी ड्रोन हमले में शहादत के बाद अल-कुद्स फोर्स के सरबराह बने थे, वो ईरान के खत्ते में प्रॉक्सी सरगर्मियों के हम आमार समझे जाते हैं। उनकी मौत या जिंदगी की खबर ना सिर्फ ईरान की दाखिली सियासी फजा बल्कि खत्ते में जारी ईरान इजराइल कशमकश पर भी बराह रास्त असर डालती है। और ये वाकया जाहिर करता है कि किस तरह प्रोपेगेंडा, नफ्सियाती जंग और इंटेलिजेंस लीक्स इस तनाज़े को महज बंदूकों और मिसाइलों की जंग तक महदूद नहीं रखते, बल्कि हर खबर, हर मंजर, हर वीडियो एक स्ट्रेटेजिक हथियार की हैसियत इख्तियार कर जाती है। मुझे बड़े अफसोस से यह बात करना पड़ती है कि पिछले उन दिनों से लेकर अब तक, मैं इस पर बात मैंने नहीं की, लेकिन उन दिनों से लेकर अब तक इस्माइल कानी को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर बातें की जाती रहीं कि एक तरफ शहादत की खबर थी और दूसरी तरफ एक 3 साल पुरानी खबर को लेके उसको बुनियाद बना के अभी उसे हालिया तौर पे कहा जाता रहा कि इजराइल के अंदर उन्होंने पनाह ले ली है और वो इजराइल के अंदर जा छुपे हैं। वो ईरान के जो जौहरी तनसीबात थी या ईरान के जो बड़े दिमाग थे उनकी मुखबरी इजराइल को करते रहे। ये इस्माइल कानी की ज़ात को लेकर ये बात की जाती रही और मैं मुख्तलिफ मौक़ों पर बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों के मुँह से ये नाम सुनता रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मैं एक शख्स की शहादत की खबर के ऊपर इस तरह की बात नहीं करना चाहता था। कम से कम ये सुन ही लेते कि बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है, वो तो शहादत की खबर रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर यूं मंजर आम पे आना और फिर बैनुल अक़वामी मीडिया का ही उसके ऊपर अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देना एक बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस जंगबंदी में क्या मुकम्मल जंगबंदी होगी? यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने एक बार फिर इजराइल को बराह रास्त चैलेंज करते हुए यह वाज़ेह किया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट और हैफा की बंदरगाह पर हमले सिर्फ वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म मज़ाहमती पॉलिसी का हिस्सा है। हज़ामुल असद जो उनके तर्जुमान है, उनके ताज़ा बयान से ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि अंसारुल्लाह इजराइली कार्रवाइयों को सिर्फ गज़ा तक महदूद मसला नहीं समझती बल्कि पूरे खत्ते के खिलाफ सहूनी जारहियत तस्वुर करती है। और इस मौक़िफ़ का मकसद इजराइल को ना सिर्फ अस्करी महाज पर दबाव में रखना है बल्कि उसकी मुआशी और सफरी शरक पर भी कारी ज़रब लगाना है। एयरपोर्ट और बंदरगाहें किसी भी मुल्क के दाखिली और खारजी राब्ते का मरकजी आसाबी निज़ाम होती हैं और जब उन पर मुसलसल हमले होते रहे तो यह पैगाम सिर्फ मिसाइलों के जरिए नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर तन्हाई के एहसास के साथ भी दिया जाता है। और अंसारुल्लाह का यह ऐलान दरअसल इजराइल को एक खुली वार्निंग है कि अगर गजा का मुहासरा खत्म ना हुआ तो यमन की तरफ से हमले ना सिर्फ जारी रहेंगे बल्कि शिद्दत भी इख्तियार करेंगे। और जंग से पैदाशुदा इस वक्त दबाव में ये यमन का मौक़िफ़ जो है ये ख़तरनाक महाज की निशानदेही करता है। अब इसी ज़मन के अंदर ईरान बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के प्रोग्राम से बाहर निकलते हुए, NPT से बाहर निकलते हुए ऐलान तो कर रहा है, दूसरी तरफ मोसाद के जो एजेंट्स पकड़े हुए थे उनको फांसी दिए जाने का अमल ये वाज़े तौर पर पैगाम है कि जंग रुकी नहीं है, वक्फ़ा है, वक्फ़े में सांस लिया जा रहा है और सांस लेते लेते अगली हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।